Yeah. Okay. So hi guys, welcome to the course Processor Design. Okay. तो हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कशन किया था अबाउट प्रोसेसर्स एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड कुछ की पैरामीटर्स हमने डिस्कशन किया था कि विच पैरामीटर्स अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर. Okay, so now we have jumped towards the lecture 2 and ये lecture 2 based है stepping into hardware flowcharts. Guys, जैसे तुम लोग सीखे होगे कि when you start writing a software code तो तुम सबसे पहले एक एल्गोरिथम सोचते हो, राइट? कि ये कोड हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एल्गोरिथम जो होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है फ्लो चार्ट. Okay, so how your mind is flowing to solve a particular problem. The same thing is here. अब तुमने पहली बार अभी तक तुमने सॉफ्टवेयर फ्लो चार्ट सुने होंगे, हार्डवेयर फ्लो चार्ट नहीं, पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं फ्रॉम हार्डवेयर फ्लो चार्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो डिजाइनिंग ए यूनिक थिंग इन अ प्रोसेसर. So we need to make first a pencil and paper based flow chart, then only we can implement on the machine, right? So this is just a step towards the designing a flow charts for whatever you are going to design your processor in the machine. Okay, so nice, let's jump into lectures flow now. Okay, so guys, मैं डिस्कशन करने से पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं एड्रेसिंग मोड. एड्रेसिंग मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोसेसर्स डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि एज आई डिस्कस्ड इन मशीन सिर्फ प्रोसेसर नहीं है, प्रोसेसर के साथ मेमोरीज रहती है ना, एंड हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं एंड मैनी थिंग्स आर देयर, डेटा पाथ रहता है, कंट्रोलर रहता है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या चाह रहा था कि सबसे पहले हम एड्रेसिंग मोड, ये जो एड्रेसिंग मोड जो मैंने टर्म लिखा है ना, इसको डिस्कशन करें, क्योंकि दिस इज गोइंग टू गिव और सम इंफॉर्मेशन से हमें फुल कर देगा व्हेन वी विल मूव टुवर्ड्स द फ्लो चार्ट्स. ओके, सो गाइस, मैं वन बाय वन ये सारे एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस करूंगा. या सो सी, यहां पे दो कॉलम है. कॉलम 1 में लिखा हुआ है कि एड्रेसिंग मोड एंड कॉलम 2 में लिखा हुआ है कि वैल्यू, ऑपरेंट का वैल्यू कहां अवेलेबल है. ओके, एंड यहां पे तुम देख रहे हो मैंने एक ड्राइंग जनरेट कर रखी है. यहां पे ये मेमोरी है, मेमोरी जो कि हमारे प्रोसेसर से अलग डिफरेंशिएटेड रहता है. ओके, मेमोरी नॉलेज अलग रहती है मशीन में. एंड रेक फाइल जो होती हैं ये टाइटली कपल्ड रहता है हमारे प्रोसेसर से. ओके, हम रेक फाइल को इंप्लीमेंट करते हैं एज ए पार्ट ऑफ आवर प्रोसेसर सिस्टम. ओके, सो एड्रेसिंग मोड जो डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ कि ऑपरेंड का डेटा कहां अवेलेबल है, कहां एग्जिस्ट करता है. ओके, नाइस. सो लेट्स डिस्कस नाउ. सो लेट अस सपोज कि यहां पे जैसे बता रहा हूं कि ये एक हमारा ऑपरेशन का फॉर्मेट मेंशन्ड है, मींस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन में क्या क्या रहता है? ऑपरेशन, देन ऑपरेंड्स, ऑपरेशन देन ऑपरेंड्स. ये हमारा ऑपरेशन है. लेट मी चेंज द कलर सो दैट आप लोग. सो गाइस, ये पार्ट है ऑपरेशन. ऑपरेशन में हमारे पास वो लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड उसका हमें ऑप कोड डिफाइन करते हैं ये सेक्शन में. देन अब ऑपरेशन हम कहां परफॉर्म करने वाले हैं? दो ऑपरेंड्स पे. तो ये जो दोनों है ना, ये ऑपरेंड्स फील्ड है. पहला ऑपरेंड ये है और दूसरा ऑपरेंड ये है. ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो गाइस, नो, this is not a destination. This is a, like, let us suppose, I will discuss later when we are going to give a base indexed or displacement kind of operations, then it will need, okay, because see, always, like, that is another format. I'm going to discuss what kind of things will come when we have to give destination separately. But in general, you know, like I told about rec file. You know about accumulator? Yes. Accumulator is a registers that is implemented tightly with the processor. Yes. So whenever you perform the operation between two operand, the result will be stored in the accumulator, and that is tightly coupled with the processor. And then we use that accumulator content towards the memory to propagate the data. Okay, you got it?
So here Ri is a operands 1, okay, and Rj and V is the immediate data. When it will get used? When we are going to provide the base plus displacement kind of instructions to the machines. Okay. I will discuss what kind of this instruction is. Okay, so now let's go towards register direct. So register direct tells कि value of operand is available directly in the register. Okay. Okay, it means whenever you will see this kind of bracket, it means content is available, whatever available here. So Ri means inside the Ri register there is directly content of operand available. Okay. Okay, this defines the register direct. So register file is also coupled with the. Yeah, definitely. That is kind of, some registers is tightly coupled and some is a general purpose register that user implement, architecturer implements for himself. Okay, because let us suppose accumulator is necessary, because by taking the accumulator only the system is going to implement any operation and they are going to store the data. But if you want to increase the more rig file, Okay. so it will help you, because when I will be teaching you about the increment of increment of performance of processor, then you need more registers, because registers is the completely fastest part of the processor. Because each time you want to go to fetch the data from the memory, and memory have a heavy traffic. Okay, so that will take you huge amount of cycle and it will get wasted. So we generally use implement some kind of rig files that are going to tightly coupled with our processor, so that we'll store some data in the our rig file, so that implementation will be faster. Okay. You got it? Yeah. Okay, good. So now you got it. This is a register direct. Then another thing is the immediate. Okay. So let us suppose, as I told you, कि we are going to give some things immediate access, immediate data to the with the instruction. Okay. Like as told you, I am going to implement the base plus displacement kind of operation. So where in the one rec file we are implementing base address in one register. in one rec file, in one registers, and another like the displacement, what amount will get added to the base address, so that we will calculate the actual address of second operand. So that is going to give, we are going to give through the immediate data. Immediate data. Okay, so immediate data means we want to provide direct access of a particular data to some particular information. Okay, with the instructions. Okay. And that is called the immediate addressing. Okay. Nice. Okay, now third one is direct. See, let us suppose what I am saying, ki when I will talk about direct, here a direct means like we have given the content. Let us suppose we want to access some particular memory location. Okay, so if you want to access some let us suppose a pointer. In the pointer, what you are doing, let us suppose a pointer है. Let's discuss about the C program. Okay, pointer में हम क्या बोलते हैं कि there is the P. Okay, so what it define Store the address. कि ये जो P वेरिएबल है वो एक मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है, Correct. एंड उस एड्रेस में हमारे पास क्या है, वो ऑपरेंट का डेटा स्टोर है. Okay, so let us suppose I want to access of a data of a pointer. So first we have to move on to the that memory address, and वहां से हमें एड्रेस को करना है import. Sorry, वहां से डेटा को करना है import. Data को करना है, yeah. Okay, the same thing. यहाँ पर डायरेक्ट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि वी आर गेटिंग एड्रेस थ्रू द we are getting address through the immediate value. Let us suppose sometimes we are not going to give the index plus displacement. We directly know Okay. the where is the address. Directly I am to give the address. I am not giving the base address and displacement. I am directly giving the go to the 4044 hex. Okay, and there our second operand available. Okay. So we are not going to give the base address anything. Okay. So what we have to do, we have to directly capture this particular address, and we'll go to direct that memory location and we'll store this. So Okay. this direct absolute means
this is the M means memory. So So inside the memory, go to this particular address, and this is the V, immediate value, Got it. and stick from there. So that is the direct absolute. You are getting direct memory So address. displacement means that some Displacement means we have some base address available, because we know when we are going to design a complete processor or complete machine, not a processor. In machine there is a CPU also, okay, there is GPU also, है ना, अदर TPU also. तो इन जनरल ना सबका जो मेमोरी सेक्शंस होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं. तो लेट अस सपोज CPU का बेस एड्रेस स्टार्ट होता है सम पर्टिकुलर लोकेशन, लेट अस सपोज फ्रॉम 0, एंड GPU का स्टार्ट होता है समझ लो सम मिलियन, 1 मिलियन. ओके, तो जब GPU का एक्सेस करेगा ना तो हमें एक बेस एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर रजिस्टर में, this is 1 and that for GPU it will be 1 million, है ना. And after that we want to access some data for the GPU, then we will providing that displacement part. Got you. You got it? That's- So that, but right now I'm discussing about right now I'm discussing about only the direct absolute addressing. Yeah. Okay, nice. So now we are going to discuss about what is this was a direct absolute, means we are directly getting the address value. Yes. Now I am going about discuss about register indirect. What is the meaning of register indirect? Sometimes now, let us suppose we have lots of registers available in my processor. So मैं direct immediate data ना डाल के, क्योंकि immediate data provide करना sometimes our instruction length को increase करता है. Let us give you example. Let us suppose हमारे पास मेमोरी बहुत बड़ा है. We have a machine, एंड मशीन में ना मेमोरी बहुत साइज का है. तो यदि मशीन में मेमोरी साइज का है तो मेमोरी के एड्रेस लेंथ बढ़ेगी. लेट अस सपोज हमारे पास 64 बिट मेमोरी है, 64 बिट एड्रेस वाला मेमोरी है, मींस हर एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो 64 बिट का है. पर लेट अस सपोज हमारा जो प्रोसेसर है वो 32 बिट प्रोसेसर है. दिस इज द मेमोरी, ये मेमोरी का हमारा 64 बिट एड्रेस है. एंड यदि हमारे पास प्रोसेसर की बात करें तो हमारे पास क्या है, वो 32 बिट प्रोसेसर है. सो 34 बिट प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि हर इंस्ट्रक्शन जो होगा वो 32 बिट का होगा. Correct. So यार, let us suppose if I want to use the direct absolute mode of implementation, because see, I have discussed already. Let me discuss more. Just one minute. Okay. So what I am saying कि this is our instruction जो कि processor implement करती है. So we are telling कि you have to use only 32 bit. Okay. To Got solve it. anything. Okay. But let us suppose if I want to give direct memory location, we can't provide using this 32 particular bit, machine. correct. Because our machine accept 32 bit instruction, Yeah. and मेरा address memory का ही 64 bit का है. Correct. That is a bottleneck for us. Yes. Then what we'll do to solve this, we are going to implement reg files inside our processor. Okay. अब let us suppose हमने 16 registers add किया, In the and all registers is of 64 bit length. 64 bit line. So now यदि हमारे पास इस registers को यूज करने हैं अपने instructions में, तो how much bit required? Only 4 bit. bits required. Yeah. So हम 4 bit में एक registers को पॉइंट कर सकते हैं. Correct. और हर एक registers में हम 64 bit data of memory को लिख सकते हैं. Correct. So just utilizing only 4 bit of instruction, we are utilizing the 64 bit memory address. Correct. Yeah. So that helps the implementation. That's a good thing. Yeah. You getting right? Yeah, I'm getting. So it's just like I am making our machine or processor compatible with outside world, whatever happening on that particular machine. Oh, okay. You got it? Yeah. So that's why the thing came, it is registers indirect. What register indirect say? कि we are storing a memory data inside the registers. No, not memory data, memory locations. Memory Means हम क्या करते हैं, मेमोरी के एड्रेस को Memory address. स्टोर कहाँ करते हैं, रजिस्टर्स में. ओके, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं हम रजिस्टर्स में. Yeah. just sorry. So
या सो मेमोरी एड्रेस को हमें स्टोर करेंगे किसमें? रजिस्टर। रजिस्टर्स में। एंड नाउ लेट अस सपोज आई वांट टू एक्सेस दैट ऑपरेंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम रजिस्टर्स में जाएंगे, फिर हमें मिलेगा मेमोरी एड्रेस, देन हम जाएंगे जस्ट वेट गाइस, लिटिल बिट सम issue. Okay, so first we'll go to the registers, we'll get the memory address, we'll go inside memory address, then we'll get from memory address what will go. So we go to the registers, then we found this memory address. Yeah. Now we'll go to the memory. Okay, where we have a operand stored. Correct. memory से हमने डेटा को क्या कर लिया? उठा लिया. कैप्चर कर लिया। Yeah. Right, so this is called the register indirect. So what is the meaning? कि हमें मेमोरी का जो एड्रेस कहां से मिल रहा है? रजिस्टर से. You got it? Yeah. एंड देन उस रजिस्टर के एड्रेस पे जाके हम उठा रहे हैं वो लोकेशन से डेटा, एंड देन आई एम यूटिलाइजिंग इट. सो दैट इज कॉल्ड द रजिस्टर इनडायरेक्ट. You got it? Okay. Got you. So now let me delete, and so that I am going to get more space for explanation. Just wait. You got this all things, right? Yes. Okay. Fine. So we discussed about direct, we discussed about register indirect. Now we are going to discuss about base plus displacement. Base plus, as I discussed, base plus displacement में हम क्या करते हैं कि एक रजिस्टर्स में बेस एड्रेस को करते हैं स्टोर, ठीक है, एंड देन हम डिस्प्लेसमेंट डेटा देते हैं इमीडिएट कि हमें किस पर्टिकुलर, लेट मी गिव यू एग्जांपल. लेट अस सपोज हमारा जीपीयू स्टार्ट हो रहा था सम 4000 हेक्स एड्रेस से. हेक्स मींस इट इज लाइक 16 बिट एड्रेस. ओके, सो 6 ओवर, क्योंकि हर डिजिट को तुम 4 बिट में रिप्रेजेंट करोगे. ओके, सो लेट अस सपोज आवर जस्ट वन मिनट. सो व्हाट आई एम सेइंग कि हम बेस एड्रेस को स्टोर कर देते हैं एक रजिस्टर्स में, and then let us suppose I want to access operand from 4004 hex. So without giving directly this particular address, what we are giving? We are giving immediate data of 4 hex in the displacement part. So that what will happen? The base address will get added with the displacement part, and then it will go to the new memory location जहां पर हमारा operand available है, and वहां से हम operand को access करने वाले हैं. Right? Yeah. So that is called the base plus displacement. Sorry guys. So okay. So this is the thing. Now let me erase this. Okay? Cool. So we discussed about the base plus displacement. Then what we are going to do now, another thing addressing is the base plus index. अब base plus index में क्या होता है कि guys, अब हम क्या हो, सेम एग्जांपल, लेट अस सपोज कि सेम यदि हमारे पास इंस्ट्रक्शन बिट, हम इमीडिएट डेटा, हमारा इंस्ट्रक्शन बिट का लेंथ इतना कम है कि हम इमीडिएट डेटा उतना भी नहीं दे सकते हैं जितना कि वो पूरा कंज्यूम कर ले. तो लेट अस सपोज पर हमारे पास रेक फाइल्स हैं. तो रेक फाइल्स में हम कितने भी हमारे अकॉर्डिंग हम रेक फाइल को इंक्रीज कर सकते हैं उसका लेंथ. करेक्ट. तो हम उतने इंप्लीमेंट करके रेक फाइल को हम अपने अकॉर्डिंग कितने भी बिट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं. सो लेट अस सपोज वी आर नॉट एबल टू गिव द इमीडिएट डेटा डायरेक्टली विद द इंस्ट्रक्शन. तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इवन बेस पार्ट ऑल्सो एंड डिस्प्लेसमेंट पार्ट ऑल्सो हम एक रेक फाइल में डालेंगे. व्हाट आई एम सेइंग कि स्टोर द बेस पार्ट और एनी पार्ट इन द रिग 1 एंड एनी डिस्प्लेसमेंट पार्ट इन रिग 2. है ना, एंड देन यू कंप्यूट द एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर यू वांट टू डू. ओके, एंड देन यू means we also you are giving in R2 because Yes. we are not having enough space enough for space. the Correct. instruction set. Correct. Okay. So that's why came the base plus index. So you can say base is available in RI, index is available in RJ, and we are just adding these two registers and getting the like proper Address. new memory address, and then we are going inside the memory and we are getting the our data. Yes. Data of operand. Got it. Okay, so this is called the base plus index. And let us suppose we want to scale the index. Sometimes हमारे पास ये भी नहीं कंपेटेबल है कि हमारे पास रजिस्टर्स भी
रजिस्टर्स भी उतने बिट का अवेलेबल नहीं है कि यार वो इतने बड़े पार्ट को या डिस्प्लेसमेंट को स्टोर कर ले। तो हम उसको क्या करते हैं, स्केलिंग, हम डेटा स्टोर करके मल्टीप्लाई करके ऐड करके हम देते हैं। सो इट इज जस्ट अ इंप्लीमेंटेशन मेथड हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। सो दिस इज द सेम थिंग, ओके। एंड अनदर थिंग इज द ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या करते हैं हम कि लेट अस सपोज कि हमने एक इंस्ट्रक्शन, लेट अस सपोज हमने क्या दिया कि हमारे पास डेटा 1 को एक्सेस किया R1 से। अब मान लो ऑपरेंड 2 को एक्सेस करना है, तो वो हमें पता है कि वो पहले जो ऑपरेंड था ना उसके जस्ट नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन पे जो है ना, जो हमारे पास रिग में एड्रेस अवेलेबल है वहां पर हमारा ऑपरेंड अवेलेबल है M2। व्हाट आई एम सेइंग कि लेट अस सपोज R1 में जो स्टोर है वो फर्स्ट ऑपरेंड का एड्रेस, क्योंकि देखो ऑपरेंड कहां स्टोर है, मेमोरी में, करेक्ट। तो मान लो ऑपरेंड 1 का जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, वो रिग 1 में अवेलेबल है, तो वी कैन एक्सेस इट। लेट अस सपोज समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो ऑपरेंड 2 जो अवेलेबल है वो रिग 1 में जो अवेलेबल था हमारे पास पहला ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस, उसका जस्ट नेक्स्ट एड्रेस पे। तो हम क्या करेंगे, हम R1 में ही जो R1 का जो कंटेंट है उसमें हमने ऐड कर दिया 1, उस समय क्या मिल गया, ऑपरेंड 2 का एड्रेस, and we got the second operand address and we jump to that and we'll receive from there the operand 2. You got it what I'm saying? So this is so you will give both, like you will give first memory, then the first operand will be M of Ri, then second operand will be M of Ri plus 1. Yes. Okay. Yeah. So it is the auto increment mode. Then another is the auto decrement mode. Then another is the memory indirect. अब हम बात करेंगे डबल पॉइंटर का। अब लेट अस सपोज कि कोई एक पॉइंटर क्या होता है, डबल पॉइंटर। लेट्स गो टुवर्ड्स द C. ओके, सो ये डबल पॉइंटर का मीनिंग क्या, यू नो, फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस। मैंने क्या बोला कि P एक पॉइंटर है, वेरिएबल है, जिसमें एक मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करके रखा हुआ है। ये P जो पॉइंटर है, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे पास जो पॉइंटर P है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर मेमोरी के एड्रेस को करके रखा है स्टोर, ठीक है। अब डुअल पॉइंटर क्या कहता है कि गाइस ए P जो पॉइंटर है एक मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कर रखा है, लेकिन उस मेमोरी एड्रेस पे भी डेटा नहीं है। अब वो मेमोरी पे दूसरे मेमोरी का एड्रेस अवेलेबल है एंड उस दूसरे एड्रेस पे हमारे पास क्या है, डेटा अवेलेबल है। सो डुअल पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट विल गो टू वेरिएबल P टू फाइंड द एड्रेस ऑफ लोकेशन 1 M1, लेकिन अब इस M1 एड्रेस पे भी हमारे पास डेटा नहीं है, वो जो एक्चुअल डेटा है उस डेटा का एड्रेस अवेलेबल है। सो M1 पे भी एक एड्रेस अवेलेबल है जो हमारे ऑपरेंड के डेटा को स्टोर करके रखा है। तो we'll go to the M1 and then we'll find the address of operand real from memory and then we'll go to the location M2 जहां पे हमारे पास ऑपरेंड अवेलेबल है। Okay. You got it? Got it. That is called the memory indirect addressing. Got you. So what here you can see, हमारे पास जो एक्चुअल मेमोरी फाइंड करना है वो कैसे, सबसे पहले हम गए रजिस्टर्स में टू फाइंड द वन मेमोरी लोकेशन, देन हम वो मेमोरी लोकेशन पे गए, देन वी फाउंड अनदर मेमोरी लोकेशन एंड देन on that memory location we found the operand. Got you. You got it? So this is called the memory indirect addressing. Got it. So guys, I wanted to discuss this kind of addressing mode क्योंकि when you will understand this particular complete configuration, then only you can think कि क्या क्या complexity आ सकती है instructions में and you have to solve it in hardware. Okay. Okay? So because it is going to help you in the making your flowcharts. Okay. Okay, fine.